हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनल पावर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जिसमें पिछले पार्ट में हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में रीजनल पावर के बारे में देखा था। आज हम लोग ज्यादातर नॉर्थ और साउथ इंडिया को ही देखते हुए कवर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे, है ना, चालुक्य, चौहान और भी कई डायनेस्टीज थे, जिसमें, है ना, सोलंकी, परमार, ये सब, तोमर, ये सब शासन कर रहे थे। लेकिन हम कुछ ऐसे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो फेमस होते हुए भी भारत में आर्ट और आर्किटेक्चर के साथ साथ मॉन्यूमेंट पर भी बहुत वर्क किया, है ना। तो उसी में से हम 3 डायनेस्टी पर आज चर्चा करेंगे: गुर्जर प्रतिहार, पाला डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। ये और एक चीज और इसमें पढ़ेंगे कि जो एक है ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके कहा जाता है। अब क्या देखेंगे इसमें, तो ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, 3 डायनेस्टी के बारे में हमने बताया। सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल डायनेस्टी और तीसरा है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सबसे पहले गुर्जर नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह गुर्जर जो शब्द है वह गुजरात शब्द से आया होगा, यानी कि जो डायनेस्टी गुजरात में अपना शासन चला रही है वो गुर्जर के नाम से जानी जाएगी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हम लोग कहते हैं कि यह डायनेस्टी पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात में, है ना, इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कहां कहां? राजस्थान और गुजरात में। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज की इसकी फाउंडर कौन है भाई? तो फाउंडर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? नागभट्ट। कौन? फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर नागभट्ट फर्स्ट थे। अब ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थे वह सेंट्रल एशिया तक अपना व्यापार फैलाया हुआ था। इसकी व्यापार पॉलिसी जो थी सेंट्रल एशिया तक जा रही थी, यानी सेंट्रल एशिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जो इनसे व्यापार कर रहे थे। और व्यापार में भी जब हम बात कर रहे हैं कि मसाले, है ना, सूखे मेवे जिसको कह सकते हो, सूखा मेवा भी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स आज के दौर में कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स और वाइन्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे। ये सब चीजों का व्यापार हो रहा था। ठीक है, अब इस डायनेस्टीज के कुछ प्रोमिनेंट किंग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन है? मिहिर भोज, है ना, किंग मिहिर भोज, जिनका शासनकाल 836 से 885 तक का शासनकाल, एडी, है ना, एना डोमिनी, यानी कि 836 से 885 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सोचो कि इतने साल शासन करना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही अच्छे राजा के तौर पर उभरे होंगे, बहुत अच्छा राजा होंगे। तभी तो लगभग 50 सालों तक इन्होंने शासन किया। और इनके राज्य में डेवलपमेंट भी बहुत हुआ। डेवलपमेंट दैट मीन्स एग्रीकल्चर, ट्रेड और रहन सहन की जो बेसिक नीड्स है, हमारी बेसिक कमोडिटीज है, वो हमें अच्छे से मिल रहा है। तो वहां के जो नागरिक होंगे बहुत ज्यादा खुशहाल होंगे। दूसरे राजा है महेंद्रपाल। इनका शासन था 885 टू 910, है ना, यानी कि 885 ईस्वी से 910 एडी तक इनका शासन रहा। इनका शासन भी इनके बाद जब था तो इनका भी वही शक्तिशाली राजा के तौर पर ये उभर कर आए और इनके शासनकाल में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, है ना। लास्ट रूलर अब हम कह सकते हैं, लास्ट रूलर जो इस संप्रदाय का था, यह, है ना, यानी इस डायनेस्टी का, यशपाल। कौन? यशपाल, 1024 से 1036। अब थोड़ा सा जानेंगे कि ये राजा, जिसे हर एक डायनेस्टीज में कुछ ऐसे राजा होते हैं जिनके शासनकाल में वह अपने साम्राज्य को समेट कर नहीं रख सकता।
अपने वह कमजोर होने के कारण, निर्णय लेने में सक्षम न होने के कारण उसके राज में धीरे धीरे करके, है ना, वह कमजोरियां बढ़ते जाती है। लोग उत्पात मचाना, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि वह राजा, है ना, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू करता है। तो इसी का कमजोरी की फायदा उठाकर सेनाएं भी, है ना, मनमाना ढंग से कर वसूल करना, सेना भी क्या हो जाती है, यहाँ निरंकुश हो जाती है। और जिसके कारण उस समय आप लोगों ने पढ़ा था पीछे कि 1000 एडी से 1027 एडी तक में 17 टाइम्स महमूद गजनी ने आक्रमण किया, है ना, महमूद गजनी ने आक्रमण किया। तो उसी में देखा कि यशपाल जो राजा है वह भी बहुत कमजोर है, इसको भी हम लूट सकते हैं, इसके राज पर भी हम आक्रमण कर सकते हैं। तो इस राज पर भी आक्रमण किया और, है ना, इसे हटाकर अपनी सत्ता उस पर कब्जा कर ली, इसको भी जीत लिया गया, है ना। ठीक है, ये कौन था, गुर्जर प्रतिहार। आगे हम लोग देखते हैं पाल डायनेस्टी। पाल इसके, है ना, इसका शासन कहां था, पालार डायनेस्टी का तो बिहार, अभी जो है झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अभी कह सकते हो, बांग्लादेश ये भी उस समय बंगाल में ही था। तो इन सब पर पाल डायनेस्टी का शासन, है ना। इसके फाउंडर कौन थे, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर इसके थे गोपाल। फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर गोपाल, है ना। अब इनके समय में भी, है ना, कौन कौन चीजों का स्थापना हुआ था। तब हमने कहा कि इसमें प्रोमिनेंट किंग कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे, तो देवपाल और धर्मपाल दो सबसे प्रोमिनेंट राजा थे। धर्मपाल का शासन 770 से 810 तक है, यानी 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक इनकी शासन काल मानी जाती है ना। और उसके बाद देवपाल का 810 से 850 ईस्वी तक इनकी शासन काल मानी जाती है। ठीक है, अब इन्हीं के शासन काल में हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज है, कौन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, है ना, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया, है ना। कहां है, बिहार में। कहां, बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव किया गया इनके द्वारा। क्या किया गया, रिवाइव। रिवाइव का मतलब समझते हैं, बनाया नहीं गया, मतलब जो बना हुआ था उन्हीं में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन किया गया और क्या उसमें और भी चीजों को ऐड किया गया, जैसे फ्लोर्स ऐड किए गए, टीचर्स ऐड किए गए, कुछ अलग तरीके की शिक्षा भी ऐड किए गए, है ना, कुछ और छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए और बड़ा बनाया गया, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को और बड़ा विस्तृत बनाया गया, रिवाइव किया गया इनके द्वारा, यह भी धर्मपाल के द्वारा। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करना और नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ाया, रिवाइव करना, है ना। ठीक है, ये इनके शासनकाल में। तो इसका मतलब हो गया कि, है ना, वो पाला डायनेस्टी जो था बहुत अच्छा डायनेस्टी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया गया, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा योगदान देने के कारण ही हमारे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसमें कि भारत ही नहीं विदेश से भी लोग आते थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। स्पेशली उस समय, है ना, लिटरेचर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों की शिक्षा भारत में सबसे अच्छी होती थी, है ना। खास करके आयुर्वेद की शिक्षा तो यहाँ भारत में बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये पाल डायनेस्टी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो साउथ इंडिया की तरफ, डेक्कन कहां था, तो कृष्णा रिवर, है ना, कृष्णा रिवर नॉर्थ और तुंगभद्रा रिवर के बीच की जो भूमि है, ये वाला जो भूमि है ना, ये डेक्कन कहलाता है।
कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच की जो भूमि है वो डेक्कन पार्ट कहलाता है, जहां पर राष्ट्रकूट का शासन था। राष्ट्रकूट के फाउंडर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर दंतिदुर्ग कौन थे? दंतिदुर्ग थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दंतिदुर्ग थे। कहां ये राष्ट्रकूट साम्राज्य कहां चल रहा था? डेक्कन में चल रहा था। कहां? डेक्कन में चल रहा था। क्लियर? अब इनके प्रोमिनेंट किंग्स के बारे में हम जानेंगे तो इनमें कृष्ण थर्ड है ना, कृष्ण कहा गया अमोघ वर्ष एक बहुत ही अच्छा राजा थे। कृष्णा थर्ड, गोविंद थर्ड, ये सब भी बहुत अच्छे राजा माने जाते थे, जिनका टाइम पीरियड अमोघ वर्ष था 814 टू 878 और 793 से 814 तक गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष का शासन था। इनके समय में बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष पर था, है ना, अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे राष्ट्रकूट डायनेस्टीज, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इस समय यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय साउथ में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया? तो आप लोगों ने एलिफेंटा केव के बारे में सुना होगा। एलिफेंटा केव कौन क्या है? रॉक कट केव है ना, रॉक कट टेम्पल जिसको कहते हैं, रॉक कट टेम्पल यानी पत्थरों को काटकर एक बहुत बड़े शिला पत्थर को तराश करके, है ना, उसे मंदिर के रूप में निर्मित किया जाता है, रॉक कट कहलाते हैं, है ना। रॉक कट पत्थर जो होता है, जैसे एक ही पत्थर है, अगर मान लेते हैं हमारा पूरा का पूरा जो रूम है वो पूरा एक पत्थर, एक शिला के जैसा हो, तो उसको काट काट कर बीच से, है ना, क्या केव के जैसा निर्माण किया जाना, और उसमें उसी पत्थर की मूर्तियों का भी, है ना, क्या देना, मूर्ति भी उसी पत्थर से तराशना, और ये सारी चीज एक ही पत्थर के द्वारा बनाया जाना रॉक कट कहलाता है, यानी पत्थरों को तराश कर काट कर बनाया जाने वाली टेम्पल। तो रॉक कट एलिफेंटा केव हो गया। कैलाश टेम्पल एलोरा का कैलाश टेम्पल, ये सभी रॉक कट टेम्पल के नाम से ही जानते हैं, यानी कि ये सब जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय बनाया गया था। ये सब चीजें हम इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्लियर है? त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। अब तीन पक्ष में है तो कौन कौन सा इसमें, इस संघर्ष में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन भाग लेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट था? कन्नौज, जिसके लिए यह, है ना, क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तीन पार्ट होंगे, एक तो है राष्ट्रकूट, दूसरे हैं पाला, और तीसरा हो जाएगा प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर कर देते हैं, गुर्जर प्रतिहार। क्या है हमारा ये, है ना, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। क्या है? त्रिपार्टिट स्ट्रगल, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब क्या कहेंगे? ट्रिपार्टिट स्ट्रगल एक बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, गंगा और, है ना, गंगा और यमुना के बीच, यमुना और गंगा नदी के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी वह यानी डोब रीजन था। यह क्या था? DOAB, डोब रीजन। डोब किसको कहा जाता है? डोब किसको कहा जाता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है
है ना, उसे डोब एरिया कहा जाता है। ठीक है, डोब रीजन, दो नदी के बीच की भूमि को डोब रीजन कहा जाता है। तो डोब एरिया में ये था। अब ट्रिपार्टिट स्ट्रगल लड़ा किसके किसके बीच? फर्स्ट हिट बाज, पहले सबसे पहले इसमें वत्सराज है ना, प्रतिहार डायनेस्टी का वत्सराज के पास इनके ये थे, है ना। बाद में पाल डायनेस्टी के धर्मपाल के साथ, है ना, ये फाइट हुआ। और कन्नौज हथियाली, राष्ट्रकूट के ध्रुव, है ना, जो किंग थे, वह लास्ट में इनके पास अब चला गया। आप देखो ध्यान देना, ठीक है। पहले सबसे पहले जो यह, है ना, कन्नौज जो राज्य था, कन्नौज जो था, वह सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के पास था। इसके राजा थे उस समय वत्सराज, इसके राजा थे वत्सराज। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, सबसे पहले तो इनसे यानी गुर्जर प्रतिहार पर आक्रमण करके, यानी वत्सराज पर आक्रमण करके, यह पाल डायनेस्टी के किसके पास, पाल डायनेस्टी के धर्मपाल राजा ने इस पर आक्रमण किया और इस पर, है ना, क्या किया, कन्नौज को हथिया लिया। अब बहुत जल्द धर्मपाल पर राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने आक्रमण किया, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने आक्रमण किया और, है ना, कन्नौज को फिर हथिया लिया। और बाद में राष्ट्रकूट ने इसे अपनी कैपिटल, राजधानी के तौर पर बनाया, कैपिटल बनाया, यानी कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। क्लियर? यानी कि सबसे पहला ये प्रतिहार के पास था, फिर पाल के पास आया, फिर पाल से राष्ट्रकूट के पास चला गया, है ना। और यह कब तक राष्ट्रकूट राजाओं के पास रहा? जब तक कि इस पर, है ना, 10th सेंचुरी तक, 10वीं शताब्दी तक कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का शासन रहा। कब तक? जब तक कि हमारे देश में, है ना, मुस्लिम साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी। मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी कि महमूद गजनी के आने के बाद फिर धीरे धीरे करके यह बढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि यह था क्या? ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे अदर रीजनल पावर, और भी बहुत सारे रीजनल पावर्स थे, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि साउथ इंडिया में थे। तो साउथ इंडिया के बारे में जैसे चोल, पांड्य, पल्लव, ये सब जो डायनेस्टीज थे, उनके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद।